कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, मारा मुझको मेरे होने ने, मैं ना होता तो क्या होता। जो कृष्ण ने गीता बोली थी, तो कृष्ण के शब्द जो हैं आज भी आकाश में कहीं ना कहीं गुंजायमान है। सूर्य से एक अमुक फ्रीक्वेंसी पर जो शब्द आता है वो ओम आता है जी। तो ओम शब्द उसके साथ साथ चलता है। जिनका चंद्रमा पीड़ित हो उनके लिए क्या मैसेज है, किस तरह वो अपने मन को साधें? सूर्य जो है वो अपना डोमिनेशन करना चाहता है जी हाँ। और शनि बोलता है कि तू मूर्ख है तो मेरा बाप, लेकिन गड़बड़ क्यों कर रहे हैं। जितने भी लोग स्ट्रेस स्ट्रेन या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से हैं, मोस्टली उन्होंने खुद को ही परेशान कर रखा है। तो मन जब एक जगह फंस जाता है तो फिर वो अन्याय भी कर लेता है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन को तो एक दिन जीतना पड़ेगा, नहीं तो मन आपको हरा देगा। नमस्कार, मैं कविता चैतन्य एबीसी चैनल के अजय भामी पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। कहते हैं ना कि ईश्वर की सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो शायद इन सब का निमित्त भगवान ने नवग्रहों को बनाया है, जिनसे पूरा ब्रह्मांड, हमारा पूरा व्यक्तित्व संचालित हो रहा है। और इन सभी ग्रहों के कुछ नए रहस्य लेकर आज फिर हमारे साथ डॉक्टर अजय भामी ने अपना अमूल्य समय दिया है। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, हर ग्रह का किसी ना किसी भगवान से कोई ना कोई संबंध जोड़ा हुआ है और उनसे इनको असीमित शक्तियाँ भी मिली हैं, नॉलेज मिली है, और जिसका ये कोई भी शुभ और अशुभ प्रभाव देने की क्षमता रखते हैं। तो क्या ज्योतिषीय आधार के साथ साथ कोई इनका वैज्ञानिक आधार भी है? वैज्ञानिक आधार तो है ही। अगर विज्ञान में हम बात करें तो सबसे पहले मान लीजिए हमारा जो ग्रह है सूर्य है, तो सूर्य को तो कोई भी मानता है। सूर्य को हम तो अलग तरह से मानते हैं। सूर्य प्रकाश देता है, जीवन देता है। जहाँ पर सूर्य नहीं है वहाँ प्रकाश नहीं है, तो वहाँ पर जीवन भी नहीं है। तो ये तो विज्ञान मानता है। और सूर्य से ही पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, नेचर है, प्रकृति है, जीवन है, मरण है। तो ये सब तो जानते ही हैं। और अनादिकाल से ही सूर्य को लेकर आम आदमी में जिज्ञासा रही है। जब भी ऊपर देखा तो उसने सूर्य को देखा, तो सूर्य को देखा तो सूर्य से उसका दिन चलता है, चंद्रमा से उसकी रात चलती है। तो ये तो बड़ा मिसमराइजिंग हो गया ना। एक आदमी है जिसने कुछ देखा नहीं, उसने ये देखा दिन होता है, रात होती है, फिर बाद में क्या क्या होता है, फिर ऐसे ही आदमी ज्ञान करता है। ये तो विज्ञान की बात हो गई। लेकिन जब ज्योतिष की बात है तो ज्योतिष सूर्य को कई तरीके से देखता है। वो उसको दुनिया का चक्षु मानता है जी। इस ब्रह्मांड को जो देख रहा है और रजिस्टर कर रहा है वो सूर्य है। और सूर्य आपकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं है। तो सूर्य कहीं आपको भी दिख रहा है, तो आपके जन्मों का उसके पास में पूरा ब्यौरा है, क्योंकि सूर्य को सब मालूम है कब क्या हुआ था जी। किस युग में क्या हुआ था। ये घटनाक्रम सूर्य के पास है। जी जी। हम तो लोग खोज लेते हैं, ज्योतिषी लोग, लेकिन किसी दिन विज्ञान भी खोज पाएगा कि आज से 5,000 साल पहले या 7,000 साल पहले युद्ध हुआ था। तो वो जैसे ये तो खोजना शुरू कर दिया। जो कृष्ण ने गीता बोली थी, तो कृष्ण के शब्द जो हैं आज भी आकाश में कहीं ना कहीं गुंजायमान है। बिल्कुल। तो नई विधियों के साथ उन्हें उन शब्दों को उतारा जा सकता है ज़मीन पर। जी जी। तो कोई आदमी कभी ये भी विज्ञान ढूंढ पाएगा कि सूर्य पे क्या क्या, सूर्य की पटल पे क्या क्या लिखा हुआ है। और जहाँ तक ज्योतिष का सवाल है, तो ज्योतिष ने ये जानने का प्रयास किया कि सूर्य की उम्र से ही युगों की उम्र है, मनवंतरों की उम्र है। जी जी। और अगर ये सब सूर्य पे लिखा हुआ है, तो सूर्य हमारा आत्मपरक है, आत्मा का देवता है। तो कहीं हमारी भी आत्मा में लिखा होना चाहिए कि हम कैसे आए, क्यों आए और क्यों हम झंझट में पड़े। तो अगर सूर्य ने लिखा कुछ, तो कहीं चंद्रमा ने भी लिख दिया होगा हमारे मन पर, हमारे जीवन पर। कहीं बुध ने भी बीच में अपना झंझट डाला होगा, कहीं शुक्र में कहीं अटका होगा। तो आदमी पूरा एक कॉस्मोस का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आदमी बच नहीं सकता।
सर हम बात तो कर रहे हैं ज्योतिष की या विज्ञान की, पर मुझे लगता है कि आध्यात्म पहले है इन दोनों से। देखिए, एक गालिब का शेर है, कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, मारा मुझको मेरे होने ने, मैं ना होता तो क्या होता। क्या बात है सर। खुदा तो पहले भी था, आध्यात्म पहले भी था, आध्यात्म बाद में भी है। जी, लेकिन इस जीवन में आप आध्यात्म को समझ सकते हैं। अगर ज्योतिष का कोई बहुत गहरा अर्थ है तो ज्योतिष आध्यात्म का विषय है, जी बिल्कुल। विज्ञान का विषय भी नहीं। जी जी। विज्ञान तो सीमित है, लेकिन ज्योतिष जो है आध्यात्म का विषय है। और हम आध्यात्म ना करके हम सिर्फ इसमें भौतिकता जी, ढूंढ रहे हैं। भौतिकता ही देख रहे हैं तो हम इसमें। सिर्फ सीमित, हमने ज्योतिष का जो मूल रूप था उसका अध्ययन करना छोड़ दिया। तो हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से कि ज्योतिष का जो सही स्वरूप है वो आम जन तक पहुँचे, ये हमारा प्रयास है। सर पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। तो आपकी ये जो बुक इसको मैं दोबारा से लेती हूँ, उससे हम बने ज्योतिषी, इसमें सूर्य के बारे में लिखा है कि आदिकाल में जब ब्रह्मांड से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने सर्वप्रथम ओम का उच्चारण किया। यही ओम सृष्टि का प्रथम शब्द और सूर्य का शरीर कहा जाता है। तो यह तो विदित हो रहा है कि सूर्य सृष्टि के प्रारंभ से ही है और अलग अलग कथाओं में अलग अलग इसका चित्रण मिलता है। तो इसका ज्योतिष से क्या संबंध है? देखिए, सूर्य की जो कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, और हर विद्वान ने, हर ऋषि ने अपने हिसाब से वर्णन किया है। कहीं पर सूर्य को मार्तंड बोलते हैं। जी मार्तंड का मतलब होता है कि मरा हुआ अंडा, मरे हुए अंडे से अच्छा। प्रकट हुआ। कश्यप ऋषि के पुत्रों में उसमें उसका नंबर जो है 8वां नंबर है। 7 वसु हैं। जी 7 वसु जो हैं उनसे हम लाइट की बात करते हैं। 8वां है तो जो सूर्य पैदा हुआ तो अलग से मृत्यु पैदा हुआ। मृत्यु जीवन है और ब्रह्मा से है। बहुत सारी कथाएं हैं। जी कथाएं तो बहुत सारी हैं। इन सारी कथाएं कहीं ना कहीं ये बताती हैं, जैसे अभी आपने बोला कि ओम ब्रह्मा ब्रह्मा के जी के मुख मुख से से निकला। ओम का अभी उच्चारण। विज्ञान ने खोज की है, नासा ने खोज की है कि सूर्य से एक अमुक फ्रीक्वेंसी पर जो शब्द आता है वो ओम आता है। जी तो ओम शब्द उसके साथ साथ चलता है। आप अपने नॉर्मल कानों से नहीं सुन सकते, लेकिन अगर आपको कोई यंत्र दे दिया जाए तो आप उनको सुन सकते हैं। तो ओम मतलब वो सूर्य के साथ चलता है, और ओम ही इस दुनिया का संचालित करने वाला मुख्य वो है। और जब भी हम कोई भी मंत्र करते हैं, किसी मंत्र के आगे ओम लगा दो तो मंत्र कंप्लीट हो जाता है। तो ओम का इतना अर्थ है। और सूर्य जो है, सूर्य को चक्षु कहा गया है, जगत चक्षु। जी सूर्य और चंद्रमा को जगत चक्षु कहा गया है। तो चक्षु का मतलब है कि सूर्य से ही आप इस दुनिया का अध्ययन कर सकते हैं, सूर्य से ही आप इस दुनिया को जान सकते हैं। तो सूर्य जो है उसके कई रूप हैं, तो हर तरह से उन्होंने बोला। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, सबको नहीं लिया जा सकता, फिर तो अलग ग्रंथ हो जाएगा। जी और हाँ। स्टोरीज़ अवेलेबल भी हैं। हमने वही लेने का प्रयास किया जिसमें कि हमको मालूम पड़े कि सूर्य जो है अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। और सूर्य के कई सारे रूप हैं। इसमें हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी देख लेते हैं, क्योंकि सूर्य का जो उदय है उसमें ब्रह्म है। जी सूर्य उदय होता है और फिर सूर्य पूरे दिन रहता है, सस्टेन करता है, और शाम को अस्त हो जाता है। तो इसमें जन्म भी है, जीवन भी है, मृत्यु भी है। तो इसको बहुत एंगल से देखा जा सकता है। जी। और मंत्री पद की बात करें तो सूर्य को एक राजा का पद मिला हुआ है। ग्रहों के जो मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो मतलब सर्वोपरि नव ग्रहों में जो सर्वोपरि ग्रह हम सूर्य को ही मानेंगे। सबसे पहले आकाश में जो ग्रह है, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, वो सूर्य है, जी स्थिर है। तो अगर कोई राजा होगा, कोई देश होगा, उसका राजा होगा, तो राजा को सबसे पहले स्थिर होना पड़ेगा। जी बिल्कुल। वो अपने राज्य में स्थिर होगा, अपनी कक्षा में स्थिर होगा। जैसे सूर्य अपनी कक्षा में स्थिर है,
स्थिर होगा, फिर उसके पास में अपना प्रकाश होना चाहिए। जी तो सूर्य के पास में अपना प्रकाश है, सूर्य किसी से प्रकाश ले नहीं रहा, जी हाँ वो अपने से प्रकाश ले रहा है। तो वो स्वचालित है, वो स्वचालित है। और उसमें अब साइंस बोलेगी बहुत सारी गैसेज हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फलाना है, जी ढिमकाना है, वो जी तो बहुत सारी देखेंगे। लेकिन जो भी उसमें फर्नेसेस हैं वो स्वतः ही ज्वलनशील हैं, और ज्वलनशील होने से वो इतना रेडिएशन होता है, इतना प्रकाश होता है कि पृथ्वी तक उस प्रकाश को आने में 7-8 मिनट लग जाते हैं। तो 7-8 मिनट के बाद में वो यहाँ पर आता है। तो जब कोई इतना बड़ा आदमी हो जाएगा या इतना बड़ा ग्रह हो जाएगा, तो उसके आसपास इर्द गिर्द जी वो सारे एनर्जीज आना चाहेंगे, जिन एनर्जी से वो एक पूरा एक कैबिनेट बने। तो हम तो बोलते ही हैं कि सूर्य की कैबिनेट है, सूर्य का मंत्रिमंडल है, तो जी उसमें हाँ चंद्रमा जी जो जी है उसका एक अलग रोल है, जी बिल्कुल बुध का अलग रोल है, शुक्र का अलग रोल है। तो एक हम ऐसा मान के चलते हैं कि सूर्य का एक मंत्रिमंडल है, इसमें नवग्रह हैं, और वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि किसी देश का राजा हो। किसी देश का राजा होगा तो उसके राज्य में भी जी पहले तो इवन विक्रमादित्य के राज्य में नवरत्न थे, जी तो उसका कहीं ना कहीं संबंध सूर्य से है, नवरत्न है ना, जी तो नवग्रह हो गए, जी हाँ तो नवरत्न कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अकबर के दरबार में बोलते हैं ऐसे थे। जी तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपको अगर कोई संसार को चलाना है या आपको कोई व्यवस्था चलाना है, तो आपके अगर राज्य चलाना है आपको, तो आपके पास में एक कैबिनेट होना चाहिए, मंत्रिमंडल होना चाहिए, एक लोगों की टीम होना चाहिए जो अलग अलग कार्य करें। एक्चुअली अगर बहुत गहरे में देखें तो हर व्यक्ति के भीतर पूरे नवग्रह बैठे हुए हैं। कभी आप आपके भीतर, अगर आपकी मैं बात कर दूं, जी आपके भीतर सूर्य है, आप कुछ अलग करना चाहते हैं, हमेशा हर आदमी करना चाहता है। जी फिर आपके पास में चंद्रमा है, तो आपका विचार है, जी हाँ तो विचार से आप कुछ नया जोड़ना चाहते हो अपने जीवन में। फिर आपके पास में बुद्धि है, तर्क करते हो आप कि यार ये विचार ओके है, ये विचार ओके नहीं है। फिर आपके पास में शुक्र है, शुक्र है तो आप उसका ब्यूटिफिकेशन करते हो कि मैं अपने जो विचार को ऐसे रखूं कि सामने वाला देखे तो उसको अप्रिशिएट करे। फिर आप चाहते हो कि उस विचार में फोर्स होना चाहिए, तो मंगल है आपके पास, एनर्जी है कि मैं इसको इस तरह से प्रस्तुत करूं, इतना असर्टिव होकर प्रस्तुत करूं कि सामने वाला बोले वाह क्या बात है। फिर आपके पास में गुरु भी है, विजडम है, तो आप कहते हो कि इसको ऐसे करें कि विचार मेरा स्थायी हो जाए, हमेशा के लिए हो जाए, ये काम हमेशा के लिए बन जाए। और फिर आपके पास में शनि है, तो आप कहते हो कि उसमें जो प्रयास लगेंगे, मेहनत होगी, उसको मैं अपने दिल से करूँगा या करूँगी, तो उसको मैं ऐसे समझूंगा। फिर उधर आपका राहु है, राहु कहता है कि इसमें क्या क्या झंझट हो सकते हैं, क्या क्या इल्यूजन हो सकते हैं, क्या क्या कंफ्यूजन हो सकते हैं, क्या क्या बेवकूफ़ियाँ हो सकती हैं, कैसे इनसे निकला भी जा सकता कौन है। मेरे से साथ षड्यंत्र कर सकता है, या मैं किस षड्यंत्र में फंस सकता हूँ। और फिर केतु बोलता है कि तुम्हारे पास में दूरदृष्टि है कि नहीं है, तो दूरदृष्टि है कि नहीं है, तो दूरदृष्टि है या इल्यूजन है या कन्फ्यूजन्स है। तो अगर इंट्यूशन है तो बात बन जाएगी। तो जो सूर्यमंडल में हो रहा है वो राज्य में हो रहा है, हर राज्य में जी वो हर व्यक्ति के साथ हो रहा है। तो ये पूरा मंत्रिमंडल ही आप घूम रहे हैं। सर कितना सुंदर चित्रण किया है आपने ग्रहों का, कि हमारे अंदर भी सब ये चल रहा है, ग्रहों का खेल ही कह सकते हैं इसको ना। जी सर पुराणों में जो सूर्य के रथ का चित्रण किया है कि उसमें एक पहिया है और 7 घोड़े हैं जो वायु की से भी ज़्यादा वेग से चल सकते हैं, तो ये किस तरह का मैसेज दे रहे हैं इस दुनिया को देखिए, हमें। सूर्य को देखा जब एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में देखा, जी आज तो विज्ञान दिख रहा है। जी हाँ तो सूर्य सामान्य आदमी के लिए, आज से 5000 साल पहले के आदमी के लिए उसको दिख रहा है सूर्य प्रकट हो रहा है, सूर्य आ रहा है जा रहा है। तो सूर्य से क्या क्या चेंज हो रहे हैं। अगर सूर्य को उसने कॉन्स्टेंटली देखा, मान लो 1 साल देखा, रोज रोज चल रहा है, 1 साल देखा, तो उसने क्या देखा, उसने कहा सूर्य से सब सूर्य आ रहा है, तो कल्पना कैसी करेगा आदमी। कल्पना आदमी वही कर सकता है जो कल्पना के योग्य है। आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि मंगल पे क्या होगा,
नेपच्यून पे क्या होगा आप कर ही नहीं सकते, कोई दुनिया का आदमी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। कि कल्पना वही हो सकती है जो होने योग्य है, जो हुई है, या जो हमारे पास अवेलेबल है। तो उसके पास क्या अवेलेबल है? उसके पास अवेलेबल है कि उसने जो चित्रण किया, जी हाँ। और ये चित्रण तो ऐसा लगता है कि ऐसा ही है, क्योंकि चित्रण इतना बढ़िया हो गया। उसने कहा कि इसका ये जो रथ है इसमें 7 घोड़े हैं। एक्चुअली 7 घोड़े नहीं, घोड़ा एक है। अच्छा। और 7 घोड़ों के वो हैं सिर, सिर 7 हैं, जी हाँ। तो 7 घोड़े हो गए। तो ये इस दुनिया में 7 घोड़े हो गए, 7 रंग हो गए, सप्तऋषि हो गए, जी। और पूरा जो हमारा सेप्टेनरी है, सप्त का जो हमारा सप्त ग्रह हो गए। तो जी पूरा हाँ। उसने उसको उससे उसने उसको जोड़ा कि ये है। तो पहली बार 7 कलर हो गए, जी हाँ। प्रिज्म हो गया। प्रिज्म में देखेंगे 7 कलर, तो सूर्य से 7 कलर ही आते हैं। जी जी। 7 कलर्स की बात कर रहा है वो। और 7 घोड़े हैं, तो उसमें जो तेजी है, प्रकाश है, जो तेज गति से क्या चलता है घोड़ा आज भी। जी जी। जब तक गाड़ी नहीं बनी थी तो सबसे तेज कौन दौड़ रहा था? घोड़ा दौड़ रहा था। तो घोड़े की कल्पना है कि घोड़ा की कल्पना ये है कि आदमी आज आदमी कह सकता है मर्सिडीज दौड़ रही है या फरारी दौड़ रही है। आज आदमी ऐसा कुछ चित्र बना सकता है। एआई वाले हो सकता है कल बना देंगे सूर्य के ये चित्र हैं, लेकिन उस समय तक ये सोचा नहीं गया था। जो सोचा नहीं गया वो सोचा नहीं जा सकता। जी। हाँ, बदलते समय में आप नया सोचते रहते हैं। अब उसके साथ उन्होंने बोला कि एक एक इसका व्हील है, एक व्हील पे चल रहा है, 2 व्हील नहीं है। जी। हाँ, ध्यान रखिएगा। एक व्हील है, उसमें 12 स्कोप हैं, 12 भाग हैं, तो 12 राशियाँ हो गई आपकी, राइट। और उसमें 6 उसके वो लगे हुए हैं, तो 6 सीजन की बात करता है। जी 6 सीजन है ना। जी जी। तो वो पूरे उससे जो सूर्य से यही तो होता है, 6 सीजन है। जी हाँ। और गति की बात कर रहा है उसकी, और उसमें रंगों की बात कर रहा है, और वो उसके ऊपर बैठा हुआ है ड्वार्फ रूप में। ड्वार्फ मतलब छोटा छोटा सा बैठा हुआ है, बड़ा नहीं बैठा हुआ है वो, अच्छा। बड़ा बैठा हुआ है, और फिर तेज गति से जा रहा है। तो हनुमान के गुरु भी हैं सूर्य। तो हाँ जी। तो ये भी कथा है कि कभी और सुनाएंगे आपको। जी। जब भी सूर्य की बात करते हैं तो साथ में शनि का भी जिक्र आता है, क्योंकि ये दोनों पिता पुत्र हैं और प्रबल शत्रु भी हैं। एक का स्वरूप बहुत सुंदर है तो एक का स्वरूप बिल्कुल ही कुरूप बताया गया है, और दोनों का, एक को मंत्रिमंडल में जैसे राजा मिला है, शनि को दास मिला है, तो कितनी असमानता दिखाई है इनमें। अब पर बेटा और पिता होने के नाते कुछ तो समानता भी होगी ना इनमें। बहुत सारी समानता है, क्योंकि अगर सूर्य जो होगा तो फिर आपके पास में ईगो होगा, हाँ जी। अहम होगा, अहंकार होगा। और अहंकार होगा, जो अहंकार होता है तो अहंकारी आदमी किसी भी आदमी को टॉलरेट नहीं करता। जी हाँ। वो दूसरे आदमी को झुकता हुआ वो देखना चाहता है। और उसमें से कहीं उसका बेटा जो इत्तेफाक से काला हो, कुरूप हो, लगड़ा भी हो, उसमें सारे जो इधर एक बहुत सुंदर आदमी, सबसे इस दुनिया का सबसे सुंदर आदमी सूर्य, और सबसे निकृष्ट उसका बच्चा। तो ऐसे ही बाप को बहुत मज़ा नहीं आएगा, वो आपको लगेगा यार ये क्या हो गया। सर, कुंडली में भी अगर सूर्य और शनि की कोई युति हो या दृष्टि संबंध हो तो उसको बहुत ही खराब माना जाता है। सूर्य जो है वो अपना डोमिनेशन करना चाहता है। जी हाँ। और शनि बोलता है कि तू मूर्ख है, तो मेरा बाप, लेकिन गड़बड़ क्यों कर रहे है तो वो उसको सबक से कहना चाहता है। जी जी। तो वो ये एक द्वंद्व बाप बेटे में रहता है कि जब भी कोई बाप किसी अपने पुत्र के साथ या पुत्री के साथ, खासतौर से पुत्र के साथ, जब वो डोमिनेशन की बात करता है, तब वो फिर वो दोनों में संबंध बिगड़ जाते हैं। मेरे एक ओशो की छोटी सी कथा सुनी थी। तो ओशो ने कहीं बोला है कि जब वो छोटा था तो उसके पिता ने उसकी चपत मारी। अच्छा। चपत मारी तो उसने बोला, ओशो ने, कि देखो मैं छोटा हूँ, तुम मुझे और भी मार सकते हो, खूब मार सकते हो, लेकिन इस मारने से जानती हो क्या होगा? तुम्हारे और मेरे अंदर प्रेम खत्म हो जाएगा, तो मैं आपसे प्रेम नहीं कर पाऊंगा। तो कहते हैं मेरे बाप ने उसके बाद मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। तो जब भी कोई बाप अपने बच्चों को, बेटे को डोमिनेट करने का कोशिश करता है तो उनमें प्रेम खत्म हो जाता है।
फिर व्यवस्था रह जाती है, जी जो आंतरिक प्रेम है वो खत्म हो जाता है। तो ये एक अवस्था है। तो हमको ग्रहों को ऐसे समझना पड़ेगा। तो इसलिए सूर्य और शनि में वो प्रेम नहीं है। जी सूर्य ने जब भी शनि को देखा तो उसके प्रति उसने मित्र वाला भाव नहीं रखा, उसने उसके प्रति एक निकृष्ट वाला भाव रखा। तो फिर उसने उसको सबक सिखाया। और पिता जो है सूर्य जो यहाँ है राजा है और वो उसका पुत्र है, तो वो उसको रास्ते पे लाना चाह रहा है। तो शनि हमेशा सूर्य को रास्ते पे लाता है, वो उसके खिलाफ नहीं है। उसको ओशो का अलग तरीका था रास्ते पे लाने का, इसने अलग तरीके से रास्ते पे लाया कि देखो भाई तुम जो कर रहे हो वो गलत है। और जब वो रास्ते पे आ जाता है तो शनि फिर उसको छोड़ देता है, फिर शनि तंग नहीं करता। शनि दुश्मन नहीं है, शनि सुधारक है, दुश्मन नहीं है। सर, आपने जो ओशो की जो कथा सुनाई है, ये ज्योतिष से हटके एक व्यवहारिक संदेश भी दे दिया आपने सबको कि नहीं, पिता मैंने पुत्र का ये कैसा पढ़ा संबंध मैंने, रखना तो मुझे चाहिए। बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैंने किसी एक और मित्र से पूछा तो उसने मेरे को बोला कि मेरा बाप मुझे बहुत मारता था, लेकिन मेरा प्रेम ख़त्म तो नहीं हुआ। मैंने कहा गौर से सोचो। तो उसने सोचा, ये मेरी उम्र के आदमी है, तो गौर से सोचने पर उनको लगा कि हाँ, फिर मैं ड्यूटी करता रहा, वो प्रेम खत्म हो गया था। अब प्रेम में क्या होता है कि आप मारते नहीं हो, आप समझाते हो। जी हाँ, मारते हो यानी आप ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर रहे हो, बिल्कुल सर। और आप बिना बात के दंड दे रहे हो। जहाँ जिस बात को समझाया जा सकता था, एक बच्चा है उसने नटखट कुछ पन किया है, उसको पता नहीं है, उसकी जानकारी में नहीं है, उसको समझा दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ फिर वो ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं करेगा। सर, नवग्रहों के प्रतीक भी हैं। अब सूर्य के प्रतीक की बात करें तो इसे आपने लिखा है कि प्रकाश का स्रोत। सूर्य का रेखांकन एक वृत्त के रूप में है जिसका केंद्र बिंदु स्पष्ट रूप से चित्रित है। वृत्त अधिक महत्वपूर्ण आकार है जो कुछ भी नहीं अथवा शून्यता का द्योतक है। इसे स्पष्ट कीजिए। इसका जो रेखांकित चित्र है या जिलिफ है, वो एक राउंड है और उसके अंदर एक बिंदु है। हम इस बिंदु को बोलते हैं एटम है। दुनिया एटॉमिक है, एटम से चलता है, और सूर्य के अंदर तो बहुत सारे एटम्स हैं। तो एटम से चलता है, और एटॉमिक जब एनर्जी होती है तो वो कुछ भी कर सकती है। जी हाँ। अभी मैं क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो क्वांटम थ्योरी के बारे में बता रहे हैं कि न्यूटन का सिद्धांत तो ये है कि क्रियाओं के विरुद्ध वो बराबर प्रतिक्रिया होती है, ऐसा है जी। आम नीचे ही आता है, उसका ये है आम या सेब। लेकिन वो कहता है कि दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ये पॉइंट पृथ्वी पर है और ये पॉइंट मंगल पर है, मान लीजिए। अच्छा। और यहाँ पर उसमें क्वार्क में एलिमेंट के बहुत छोटे पार्ट में कोई हलचल हो रही है, यहाँ भी हो रही है। तो हलचल कहीं पर भी हो सकती है। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग यहाँ बातें कर रहे हैं, हो सकता है किसी ग्रह पे ऐसी ही बातें हम लोग वहाँ भी कर रहे हैं। तो जो आप क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं अक्सर। हाँ, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर किसी और जगह भी बात कर रहे हो, और जो लोग देख रहे हैं वो भी वहाँ भी देख रहे हो। ऐसा नहीं कि यहीं देख रहे हो। तो ये सारा, तो ये जब हम बात करते हैं, एटॉमिक की बात करते हैं, और जिस सूर्य के कारण ये सारा हो रहा है, तो इसलिए हमने उसको बोला। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी है, उसका स्रोत है, और वो दुनिया को चलाता है, प्रकाश देता है, और जीवन की यात्रा और जीवन का शुभारंभ और जीवन का अंत सूर्य की देखरेख में होता है। तो सूर्य हमारे साथ में इसलिए चक्षु बोला उसको, इसलिए उसको इतना आदर सत्कार दिया, इसलिए उसको भगवान ही बोलते हैं। हम तो भगवान मानते हैं। पूरी दुनिया में एंशियंट जितने भी कल्चर हुए, सिविलाइजेशन हुए, सब ने उसे देवता के रूप में माना, भगवान के रूप में माना। हमारे लिए सूर्य भगवान है। मिस्र और रोम आदि देश है, कंट्रीज है, इसमें तो ज़्यादा ही माना गया है ना सूर्य हर जगह माना गया है। ऐसी कोई कंट्री नहीं थी जहाँ पर एंशियंट कंट्री, एंशियंट सिविलाइजेशन, क्योंकि आपके ज्ञान का स्रोत कौन था? सूर्य। आज तो आपके पास में पॉडकास्ट है, तो हर घर में हर जगह पॉडकास्ट है, हर घर में मोबाइल है। वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था ना। तो एक सूरज था जो सबको दिखता था,
वो दिखेगा तो फिर आपको आपकी चेतना कहीं ना कहीं जागेगी कि ये क्यों है, कब कहाँ से आया, कब से है, इसका मेरे पे क्या अंतर है। तो आदमी सोच रहा है, आज भी सोच रहा है ना आदमी कि आज मैं क्या कर सकता हूँ। हर आदमी अपने तरीके से सोच रहा है। नई नई फिल्में बनती हैं, नए नए गाने बनते हैं, नई नई भावनाएं बनती हैं, नई बिल्डिंग बनती हैं, नए 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 शहर बनते हैं, बसते हैं, नई नई रेलगाड़ियाँ हैं, प्लेन्स हैं। तो आई थिंक सोच रहा है आदमी, सोचता है तो सोचता है। सर अभी सूर्य की बात की, अब चंद्रमा की बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंस तो और ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि जब किसी का जन्म होता है तो वहीं से चंद्रमा का रोल भी शुरू हो जाता है। उन्हीं से उसका दशा निर्धारण और नक्षत्र ये सब उसका देखा जाता है। उसके बाद मुहूर्त में भी उसका चंद्रमा का मेन रोल है। चंद्रमा को बेस मान के ही मुहूर्त निकाला जाता है। और जब अमावस और पूर्णिमा की बात करते हैं तो पूरा समुद्र हिल जाता है, पूरे समुद्र में हलचल हो जाती है। तो आम आदमी तो कैसे ही अछूता रहेगा। तो यहाँ तो चंद्रमा का कुछ ज़्यादा ही रोल दिख रहा है सूर्य से। सूर्य जो है स्थायी है, हाँ जी, स्थिर है, स्थायी है, कांस्टेंट है, और उसको हम आत्मा बोलते हैं। जी, आत्मा में परमात्मा है, तो वो सब स्थायी मामला है। तो आपका घमंड तो हमको दिखता है, मेरा अहंकार भी आपको दिख जाएगा, जी हाँ, लेकिन ना आपकी आत्मा मेरे को दिखती, ना मेरी आत्मा आपको दिखती। बिल्कुल। तो वो बड़ा कांस्टेंट मामला है, बड़ा गहरा मामला है। उसके लिए कोई जानना चाहता नहीं, और जो लोग जानना चाहते हैं फिर वो जान भी लेते हैं, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत बहुत कम है। लेकिन जो चंद्रमा जो है, उसका जो एरिया है वो आपका मन है, आपका मनोविज्ञान है, बिल्कुल, आपका इमोशंस है, आपका सोच विचार है, आपके वेरिएशंस हैं, जैसे वो घटता बढ़ता है। अभी आप रो रहे हैं, अभी आप हंस रहे हैं, अभी आप खुश हैं, अभी आप गोली मारने को तैयार हैं, अगले क्षण आप उस आदमी को गले लगाने को तैयार हैं। अब कभी आप कहते हैं उसको कोई माफ़ नहीं करूँगा, उसके साथ आप खाना खाने को जी तैयार हैं। हाँ, ये बिल्कुल। भारत और चीन के रिश्ते अभी जो थे 5 साल से, दोनों भारत के प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के जी जिनपिंग मिले नहीं थे। जी, अभी 2-4 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई है। तो ये मन है जो बदल जाता है, मन एक सा नहीं रहता। जी, तो जो मन कहता था कल आपको देखूंगा नहीं, आपसे दुश्मनी रहेगी हमेशा के लिए, कस्में खाता है, वो मन बदल जाता है। तो मून इसलिए अलग तरह से ऑपरेट करता है। वो चूँकि जब इतना बदलता है तो आपका मन ही बदलता रहता है। जब आपका जी मन हाँ, बदलता रहता है तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। कोई आदमी आपको दूसरा परेशान करे, ज़रूरत नहीं है, आप खुद को खूब परेशान कर सकते हैं। जी, जितने भी लोग स्ट्रेस स्ट्रेन या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से हैं, मोस्टली उन्होंने खुद को ही परेशान करा हुआ है। बाहर वाला तो बहुत कम परेशान करता है। मेरी ही समस्याएं जिनको मैं हैंडल नहीं कर सकता, जिनको मैं टैकल नहीं कर सकता, मेरी समस्याएं वो इतनी बड़ी हो जाती हैं मेरे लिए कि मैं पैनिक अटैक में आ जाता हूँ। बिल्कुल, और या मैं अपनी बुद्धि उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ तो बाइपोलर हो जाता हूँ। एक क्षण में बहुत अच्छा हूँ, दूसरे क्षण में बहुत ख़राब हो जाता हूँ। कहीं मैं स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता हूँ तो मैं डरने लग जाता हूँ। एक हमारा जान पहचान का था, वो बहुत अच्छा पेंटर था। जब हम कभी साथ जाते थे तो वो जैसे हनुमान जी का मंदिर आया जी, तो वो पहले तो हाथ जोड़ता था, फिर वो मन ही मन में 100-200 गालियाँ देता था। अच्छा, उसके बाद में फिर वो सड़क पे खड़ा होकर झुक जाता था, सड़क पे ही लेट जाता था। तो मैंने उसको दादा बोलते थे। मैंने कहा दादा क्या हुआ, अभी हाथ जोड़ रहे थे, फिर क्या हुआ? बोले मैंने गाली दे दी बहुत सारी। तो वो स्किज़ोफ्रेनिया था। तो आदमी हर तरह, तो जब मन आपके कंट्रोल में नहीं रहता, जी, और देखिए आपके पास कंट्रोल में करने को चीज़ें क्या हैं, एक आप हैं, एक आपकी बॉडी है, एक आपका मन है। आप अलग हैं, जी, बॉडी अलग है, मन अलग है। और अगर आपने दोनों को कमान छोड़ दिया, फिर कुछ भी हो सकता है आपकी बॉडी का, उल्टा पुल्टा। सर जिनका जन्म अमावस का होता है उनके लिए बोला जाता है कि चंद्रमा बिल्कुल ही क्षीण हो गया, जबकि मैंने अमावस के जन्म वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा सहनशील आध्यात्म में और ग्रो करते हुए देखा है हर फील्ड में। और पूर्णमासी के चंद्रमा को बहुत अच्छा माना जाता है,
जबकि कहते हैं कि पूर्णिमा राशि का चंद्रमा है तो भी तो ज्वार भाटा आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मन उद्वेलित तो होगा ही। एक चंद्रमा की कथा सुनाते हैं छोटी जी। सी, तो चंद्रमा की कथा से शायद बात समझ में आ जाए। चंद्रमा खूबसूरत तो है ही, सुंदर है हाँ जी। और अट्रैक्टिव है एकदम, और कामदेव मालूम पड़ता है सही चंद्रमा जो है। जी। तो वो कहते हैं, कथा ऐसी बोलती है कि एक बार यक्ष के किसी गार्डन में घूम रहा था। यक्ष के 60 पुत्रियां थी, उसमें से एक सती भी थी और एक रोहिणी भी थी। तो वो रोहिणी को देखता है, तो रोहिणी से बड़ा प्रसन्न देख के प्रसन्न होता है, तो उसको बोलता है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। रोहिणी बोलती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो कल दरबार में आए, मेरे पिता से बात करें। अगले दिन चंद्रमा यक्ष के दरबार में पहुंच जाता है, बोलता है जी मुझे आपकी बेटी पसंद है रोहिणी, मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। दक्ष भी बड़ा गदगद हो जाते हैं कि अरे वाह, चंद्रमा जैसा अगर मेरे को मिले दामाद, और क्या चाहिए। तो कहते हैं ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है भाई। बोले शर्त क्या है साहब? कि मेरी 26 और लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी, अगर आप तैयार हैं तो। कहता कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, कर लेते हैं। तो वो कर लेता है शादी उनसे। अब उसके बाद कथा ऐसी बोलती है कि उसका मन तो रोहिणी में था, 26 से कोई मन नहीं था उसका, तो उसने शादी कर ली। फिर वो रोहिणी को लेकर कहते हैं चला जाता है हनीमून पे, और कथा तो ऐसे बोलती है 1000 साल तक, आप ऐसा कोई लंबा समय समझ लीजिएगा। और लड़कियां जो उसकी वो पत्नियां ही थी, वो बोलती हैं कि तुम हमसे बात क्यों नहीं करता, तो वो बात नहीं करता, तो उनको अवॉइड करता है। तो वो जाके पिता को बोलती हैं कि दक्ष को ये ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो दक्ष बुलाते हैं चंद्रमा को, डांटते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। कहता है मैं नहीं करूँगा, वो फिर वही करता है। और वो करता है तो फिर उसके बाद दक्ष दोबारा जो 2-3 बार ऐसा हो जाता है, तो उसको बुला के दरबार में बोलते जा तू काला हो जा। तो काला हो गया। तो काला हो गया तो कहते हैं पूरी पृथ्वी पर चंद्रमा से संबंध है औषधि का, जल का और जीवन का। तो पूरा डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, ऋषि वषि सब परेशान हो गए। वो जाके बोले दक्ष को कि महाराज आप कुछ करो, आप इसके ऊपर कृपा करो चंद्रमा के ऊपर। तो बोले इसको बोलो आके माफ़ी मांगे। तो माफ़ी नहीं मांगता, वो आके सर झुका के खड़ा हो जाता है। और इसको हमको थोड़ा साइकोलॉजिकली समझना पड़ेगा। तो मन जो है यहाँ तक है, जब मन किसी चीज़ पे आसक्त हो जाता है तो वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। तो चंद्रमा रोहिणी पे आसक्त हो जाता है, तो 26 जो और लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, पत्नियां हैं, उस पर उसकी कोई मन नहीं है शादी करने का, लेकिन उसके कारण कंडीशन है तो तैयार है। तो मन इतना आसक्त हो जाता है किसी चीज़ पे, तो वो सारे काम छोड़ देता है, कहता ठीक है यस 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 कर देता है, जबकि अंदर से जानता है मैं नहीं करूँगा। और फिर वो पकड़ा जाता है चोरी करते हुए। जब आप जानकर पकड़े जाएं, आपने अपराध किया हो, आप पकड़े जाएं, फिर आप माफ़ी नहीं मांगते हो। माफ़ी आप तब मांगते हो जो आपने अपराध नहीं किया और आपसे अपराध हो गया है, तब आप माफ़ी मांगते हो, तब आप रिपेंट करते हो। जब आपने जानबूझकर किया तब माफ़ी नहीं मांगते हो। तो यहाँ पर वो माफ़ी नहीं मांगता है। वो सब कहते हैं तो माफ़ी मांग, तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा, और नहीं मांगता, तो जा काला हो जा, काला कर देते हैं। फिर वो कहते हैं ये वो और सब तो मानता नहीं, सब आप कुछ करो। बोले ठीक है, आज से तू एक दिन बढ़ेगा और घटेगा। तो जो 27 जो हैं वो है नक्षत्र हैं हमारे, सारे नक्षत्र हैं, ये कथा है एक। तो यहाँ से मन को समझने का प्रयास करते हैं। मैंने दूसरा जो मन कहा वो तो बीमार मन की बात मैंने करी, ये जो लोग रोगी होते हैं। वैसे भी जब भी आपका मन किसी चीज़ पे स्थिर हो जाता है, पहले तो स्थिर नहीं होता, पहले तो दौड़ता रहता है, क्योंकि वहाँ चंद्रमा दौड़ रहा है, यहाँ आपका मन दौड़ रहा है। अब आज ये करना चाहते हैं, कल आप वे करना चाहते हैं, परसों। जो लोग जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं, उसका एक कारण यह भी है कि उनका मन एक जगह स्थिर नहीं होता। तो मन को एक जगह स्थिर करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और जब मन एक जगह स्थिर हो जाए, राइट हो या रॉन्ग हो, चंद्रमा से ये हमको शिक्षा मिलती है कि वो लड़की से, रोहिणी से प्रेम करता है, वो राइट है, लेकिन औरों के साथ अन्याय करता है, वो उसको समझ दिखता नहीं। तो ये मन की स्थिति है ये। तो मन जब एक जगह फंस जाता है तो फिर वो अन्याय भी कर लेता है।
तो अपने ही मन में इसलिए आदमी को रोगग्रस्त हो जाता है। जो बहुत सारे रोग, मानसिक रोग होते हैं, उसमें बहुत सारा रोल व्यक्ति का होता है। जी हाँ। व्यक्ति ने अपने मन को साधा नहीं, तो मन को साधना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, दो ही स्थितियां हैं। सूर्य होगा जिसने हमारा दिन को थाम लिया, दिन के बारे में सब कुछ जानते हैं आप लोग। जी हाँ। और चंद्रमा जो है वो आपकी रात की बात करता है। तो रात से बेहतर कुछ नहीं होता। रात सीरीन होती है, रात कंफर्टेबल होती है, रात रिलैक्सिंग होती है, रात रिजुवेनेटिंग होती है। रात आपको पूरी दुनिया में स्वप्न लोक में ले जाती है। रात आपको, आपके बदन को शांत कर देती है, आपके मस्तिष्क को शांत कर देती है। रात आपके लिए एक स्वप्न लोक है जो सूर्य नहीं दे सकता। तो चंद्रमा से बेहतर कोई स्थिति हो ही नहीं सकती। इसलिए ये जो दुनिया है मन का संसार है, इसको मन का संसार बोलते हैं। तो हम सब मन के संसार से बंधे हुए हैं। तो मन का संसार जो है, तो मन के संसार, हर आदमी के अपना अपना संसार है। आपके मन का अपना संसार है, मेरा अपना है, सामने वाला जो देख रहा है उसका अपना मन संसार है। उसका मन हो सकता है हमसे एग्री करे ना करे, लेकिन उसका अपना पूरा संसार है। तो उस पूरे संसार में जब आप अपने को उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, और जब अमावस की हम आप बात करते हैं, इसका मतलब है जब चंद्रमा पूर्णिमा के दिन है, पहले उसकी बात करते हैं, तो आमने सामने है। तो इधर सूर्य, इधर चंद्रमा, दोनों आमने सामने है। इसका मतलब बराबरी की बात हो रही है। अब पूर्णिमा हो गई तो पूर्णिमा अब पूरा प्रकाशित हो गया आकाश। आप वहाँ पर कुछ भी देख सकते हैं। अगर अंधेरा हो, शहरों में कुछ दिखता नहीं, अगर आप जंगल में हो, अंधेरा हो, तो आप कुछ भी देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक, तो ये आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर चंद्रमा सूर्य से मिल गया। तो चंद्रमा क्या है? मन। सूर्य क्या है? आत्मा। मन और आत्मा का मिलन हुआ, तो इससे बेहतर तो कुछ हो सकता नहीं था। यहाँ मन और आत्मा आमने सामने थे। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ में अलग तरह से अपने को समझ सकते थे, दूर रहकर। यहाँ पास रहकर समझ सकते हैं। तो जब अमावस्या को पैदा हुए हैं, इसका मतलब है कि सारे नक्षत्र आकाश में हैं। एक एक नक्षत्र दिख रहा है जो दिखता नहीं जी। वरना नक्षत्र हमको, अगर चंद्रमा हो तो दिखते नहीं है। हमको रात के 3 बजे दिखना पड़ेगा नक्षत्रों को, 3-4 बजे। वरना हमको शाम से ही नक्षत्र का, अमावस के दिन आप 6 बजे 7 बजे के बाद ये सूर्यास्त होगा, आपको एक एक नक्षत्र आकाश में दिखेगा। ज्योतिष जो है ग्रह नक्षत्रों का शास्त्र है। तो यहाँ सब नक्षत्र प्रकट हो गए। आप कह रहे हैं कि साहब आपका तो चंद्रमा क्षीण हो गया। वहाँ नक्षत्र डांस कर रहे हैं कि वहाँ यहाँ हमारा जो बॉस है वो आत्मा से मिला है जाके। तो नक्षत्रों का नृत्य हो रहा है। हर नक्षत्र अपने आप को प्रकट हो रहा है, अपना वो उसमें उसका संगीत, उसका डांस, उसका इन्वॉल्वमेंट। इट्स ए डिफरेंट सिचुएशन। वो जो आदमी इतना मिला हुआ है, मैं अमावस का पैदा हूँ, मुझ में क्या कमी है बताइए आप। तो सर, जिनका चंद्रमा पीड़ित हो उनके लिए क्या मैसेज है? किस तरह वो अपने मन को साधें? मन को साधना सबसे आसान है और सबसे कठिन है। जी हाँ। तो मन को साधने के लिए अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग स्थितियाँ होती हैं, वो तो नहीं बता सकते। लेकिन अगर आप कोई भी मंत्र कर सकें, किसी देवी देवता की पूजा कर सकें, किसी आस्था के साथ चल सकें, एक विचार के साथ चल सकें, अपना किस तरह का व्यवहार रखें, व्यवहार आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि आप क्या बोलते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं लोग, तो इतना समझना पड़ेगा। इतना समझोगे तो आसान है। तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन को तो एक दिन जीतना पड़ेगा, नहीं तो मन आपको हरा देगा। कुछ दशक पहले देखें तो कुछ भी दिक्कतें नहीं आती थी मातृत्व पाने में, पर अब देखें तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। बहुत ज़्यादा, जैसे ये जो युवा लोग हैं उनको इलाज करवाने पड़ रहे हैं। तो ये किस वजह से? उनके लाइफस्टाइल में परिवर्तन हो रहा है इस वजह से, या चंद्रमा के कुछ गति में परिवर्तन, या कुछ ऐसा हुआ है? देखो, हाँ, अभी जो मैंने बोला, कथा सुनाई, उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि चंद्रमा पुरुष ग्रह है। एक्चुअली ग्रहों को हम कई तरीके से समझते हैं। जी। बड़ा मुश्किल हो जाता है एक पॉडकास्ट में सारी बातों को कह पाना। लेकिन अगर हम यूनिवर्स की बात करें, यूनिवर्सल एनर्जी की बात करें, तो वहाँ पर जो पुरुष एनर्जी है वो सूर्य है, और जो स्त्री एनर्जी है वो चंद्रमा है। जी हाँ। तो फेमिनिन एनर्जी है। और जो चंद्रमा का जो साइकिल है, जो 28 डिग्रीज का,
यही साइकिल स्त्रियों का होता है पीरियड्स का। और उसी से, और उस पीरियड उसमें जो पूर्णिमा के दिन होते हैं, जब पूर्णिमा की तरफ चंद्रमा जा रहा होता है, तो उनकी यूट्रस में अलग तरह की क्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं। और जब वो अमावस की तरफ जा रहा होता है तो अलग तरह की क्रियाएं होती हैं। ये चूँकि आध्यात्म का विषय है, और जो लोग ज्योतिष को बहुत गहरे से जानते हैं उनको समझ में आता है। आम आदमी, आम ज्योतिष की किताबों में पराशर ने भी नहीं लिखा हुआ, ना वराहमिहिर ने लिखा हुआ, ये उन्होंने नहीं लिखा हुआ। उन्होंने सिर्फ ज्योतिष को अलग तरह से लिखा हुआ है। उसकी उपयोगिता ज़्यादा है, वही चल रहा है, लेकिन ज्योतिष का जो गहरा अर्थ है वो हमने समझने का अभी तक प्रयास नहीं किया। हमारा प्रयास है कि उस जो गहरा उसका अर्थ है, कम से कम उस पर पॉइंटर तो लग बना दे, तो आने वाली जनरेशन उस पर काम करे। जी। सिर्फ इतना ही नहीं, हम कितना कर पाएंगे वो तो अलग बात है, लेकिन आने वाले लोग करें। तो चंद्रमा जो है वो अपने ऑर्बिट से पीछे जा रहा है। जी। उसका डिस्टेंस हर साल बढ़ता जा रहा है, और अगले 28 से 30 हज़ार साल के बाद चंद्रमा लुप्त हो जाएगा। जी हाँ, पहले भी बताया, मैंने पहले बोला लुप्त हो जाएगा। चंद्रमा डिस्टेंस कर रहा है। जी हाँ। जो पहले था वहाँ से डिस्टेंस हो रही। तो जैसे जैसे ये 100 साल से ज़्यादा कर रहा है, तो जैसे डिस्टेंस करता जा रहा है तो स्त्रियों के साइकिल डिस्टर्ब हो गए। बिल्कुल। स्त्रियों की मानसिक स्थिति डिफरेंट हो गई। पहले हर औरत बच्चा चाहती थी, बच्चा ना हो तो उसे लगता था कि मेरा स्त्री होना बेकार हो गया। अब अधिकतर औरतें बच्चा नहीं चाहती। पहले तो विदेश में नहीं चाहती थी, इंडिया में भी नहीं चाहती। तो उनकी एक तो मानसिक स्थिति बदल गई। मानसिक स्थिति बदलने से आपके सिस्टम में बड़ा फर्क आ जाता है। जी। एक एग्जांपल देता हूँ, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की लेडीज़ नहीं है, या इवन भिखारिन कभी देखें, उसके 10-10 बच्चे हो जाते हैं। पढ़े लिखे की एक नहीं होता, कि उसको फिक्र नहीं है, जानकारी भी नहीं है, फिक्र भी नहीं है। वो भीख मांग रहे हैं, या आपके यहाँ नौकरानी जो है उसको अता पता नहीं है, उसके 5-5 हो गए, और आपके घर में एक होने में दिक्कत आ जाती है, 2 होने में दिक्कत आ जाती है। क्योंकि एक तो हमने उसको कई तरह से सोचना शुरू कर दिया। हमारी सोच के आयाम बदल गए। इस बच्चे की एजुकेशन क्या करेंगे, इसको विदेश में कैसे भेजेंगे, वो सारी बातें हो गई। और दूसरा, हमारा सिस्टम अलग हो गया, और इसमें बहुत सारे ग्रहों का फ़र्क है, और बहुत सारा जो हमारे मानसिक सोच पे फ़र्क पड़ा है वो चंद्रमा के मूवमेंट से फ़र्क पड़ा है। क्योंकि इस समय जिस युग में हम हैं, उस युग में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ। और ये जो 21वीं शताब्दी है, ये पूरी दुनिया को बदल के रख देगी। इसकी हम बात कभी आगे से करेंगे। जी। अब चंद्रमा के रेखांकन की बात करें तो इधर लिखा है आपने कि मनोवृत्तियों का स्रोत जो इसका रेखांकन है, चंद्रमा का रेखांकन अर्धवृत्ताकार है, जबकि सूर्य का रेखा चित्र वृत्त के रूप में है। हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश और शक्ति पाकर संसार को आलोकित कर रहा है। तो जो आपने लिखा है कि सूर्य का वृत्त है और चंद्रमा का अर्धवृत्ताकार, तो इनमें किस तरह से हम डिफरेंस कर सकते हैं? जिसको आप अर्धवृत्ताकार बोल रही हैं जी, तो उसको क्रिसेंट बोलते हैं ना। चंद्रमा का क्रिसेंट है, देखा होगा। तो चंद्रमा का जो क्रिसेंट होता है, अगर शिव को देखें आप, भगवान शिव को, तो उनकी भी आधा चंद्रमा होता है। तो आधा चंद्रमा जो है उसके कई सारे रूप हैं। हमने अपनी किताब में बहुत तरीके से उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की थी। चंद्रमा जो है मन है, अब आधा मन है। हाँ जी। अब मन पूर्ण होना चाहता है हर मामले में। हमको लगता है कि हम अधूरे हैं, अभी हम कंप्लीट नहीं हैं, तो हम पूर्ण होना चाहते हैं। तो इसका मतलब है रात कहीं दिन होना चाहती है। क्या बात है। रात दिन होना चाहती है, जबकि रात अगर दिन हो जाएगी तो रात का महत्व खत्म हो जाएगा। तो उसको दिन होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको, इसलिए आदमी खुश क्यों नहीं है। मेरे पास में छोटी कार है, मैं उसमें खुश नहीं हूँ। दूसरे की बड़ी कार है, उससे मैं जलता रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। तो मैं वो दूसरा होना चाहता हूँ, मैं ये नहीं होना चाहता। तो मैं जो हूँ, अगर मैं उसमें खुश हूँ तो अगले दिन बड़ी कार भी आ जाएगी।
ऐसा दिन भी कोई आ जाएगा, मेरी बड़ी कार भी आ जाएगी। छोटा घर है, कल बड़ा कार घर भी हो जाएगा। उसके लिए मुझे अलग से प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन मेरे को उसके लिए जलन, जेलेसी, धोखाधड़ी, बदमाशी, नौटंकी नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं उस सब में बहुत जल्दी से कर रहा हूँ। तो पहली बात तो ये उसकी असुविधा है। तो आधा जो है वो पूर्ण होना चाहता है, और पूर्ण तेजी से होना चाहता है। पूर्ण तो होगा, वो आकाश में हो ही जाता है, तो वो पूर्ण हो जाएगा, लेकिन पूर्ण वो इतनी तेजी में होना चाहता है। हर आदमी मिनटों में रईस होना चाहता है। मेरे पास जो आते हैं वो कहता है 100 करोड़ नहीं 1000 करोड़ का आदमी कैसे बनूंगा। और 1000 करोड़ तो गिने नहीं होंगे उसने कभी, देखे नहीं होंगे, 100 करोड़ नहीं देखे होंगे। मेरे को कई लोग आते हैं, मैं पूछता हूँ गिने थे कभी, देखे कितने उसमें बिंदियाँ हैं, कितने जीरो हैं। आदमी मेरे पास तो जो लोग आए, वो एक आदमी आया था, वो कुछ भी नहीं था, वो तो 60,000 करोड़ का हो गया। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन वो आदमी था, उसकी बात करेंगे, वो अलग आदमी था। 20 साल का था, आज 40 साल का है, 60,000 करोड़ का आदमी है। तो इतना भी पॉसिबल है। वो पॉइंट ये कैसे, सर आपने बोला ना कि लक्ष्य भी साधना पड़ेगा, साथ लक्ष्य तो साधना ही पड़ेगा। तो पहली बात ये। तो दूसरा जो चंद्रमा का जो दो हैं, नीचे वाला जो उसका पॉइंट है वो मेटलिज्म की बात करता है, मेटलिस्टिक, जी भौतिक। और ऊपर का जो है, हर आदमी अच्छा सोचता है। हर आदमी कहता है इतने पैसे आ जाएं, फिर मैं इतना दान कर दूंगा, फिर मैं इसको इतना दे दूंगा, मैं इसको उतना कर दूंगा, मंदिर में कर दूंगा, मंदिर, गुरुद्वारा, वटेवर कर देगा। तो वो जो ऊपर जाता है, उसका कहीं उसका अच्छा भी होना चाहता है। तो हर आदमी अपने को इवॉल्व होना चाहता है, और हर आदमी दलदल में फंसा हुआ है। ये उसका रेखांकित बनाता है कि दलदल में फंसा हुआ है, और वो आकाश की उड़ान कर रहा है, लेकिन उसमें वो एक सिस्टम नहीं ला रहा। तो सिस्टम लाए। चंद्रमा यही बोलता है कि जो हाँ कथा सुनाई कि वो रोहिणी को पाने के लिए सबको हाँ करता है। तो मन वो हो, तो फिर उसको मना करता तो उसकी कोई संकट नहीं होते। तो आई थिंक इससे इन कहानियों की प्रतीकात्मक कहानियाँ हैं, सिंबॉलिक कहानियाँ हैं। कहानियाँ हर आदमी की ज़िंदगी में ना उतरती हैं, ना उसका कोई मतलब है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये पॉइंट है। क्योंकि ये चंद्रमा में, जब उस चंद्रमा में इतनी वीकनेस है, तो आपके चंद्रमा में तो होना ही चाहिए। जी बिल्कुल सर। सूर्य और चंद्रमा के विषय को लेकर बहुत ही सुंदर और गहन चर्चा हुई। इस तरह और भी ग्रहों को हम आगे लेंगे और उनके बारे में आपसे जानकारियाँ लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।